अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 21, लेक्चर नंबर ए पार्ट बी, ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 का पार्ट बी है और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी है। बेटा, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया है, डिफिनीशन उसका जनरल फार्मूला, और उसके लिहाज से हम उसको किस तरह हमें पहचान होगी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है या नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि डिफिनीशन से तो क्लियर हो जाता है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, ईस्टर में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, फिनोल में भी है, लेकिन क्या आया हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं? तो द आंसर इज सिंपल नो। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं। तो इसलिए हमने इसको अब फिर यू डिफाइन किया है कि द पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ उससे आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। So carbohydrates are divided into these three types: monosaccharides, bisaccharides and polysaccharides. Monosaccharides mono mean one, saccharides mean sugar, so it means that these are also known as simple sugar. Monosaccharides are also known as simple sugar. मोनोसैकराइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज ये है, दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय हाइड्रोलिसिस। जनरल और एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोसैकराइड इज CH2O whole N. Value of N will be equal to 3 or some more numbers. ठीक है, मतलब 3, 4, 5 भी हो सकती है। मिसाल, अगर n की वैल्यू 3 है तो उसको हम कहेंगे ट्राइयोस, n की वैल्यू 4 है टेट्रोस, n की वैल्यू 5 है पेंटोस, n की वैल्यू 6 है हेक्सोस। द मोस्ट कॉमन मोनोसैकराइड्स इज हेक्सोजेस। ट्राइयोस, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 3, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 4, n के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 5. When n value is equal to 3, that kind of carbohydrates is known as triose. Triose simple, इसका नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3। इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1, 2, 3 ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें 3 कार्बन है, ट्राइयोस शुगर है, इसमें 2 OH हैं। देखें, एक OH हो तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहते, 2 OH, मोर देन 1 OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी, पोली मीन मैनी, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10, 15 or so other OH group. So many other OH group can also be present here. Now, if it contain 3 carbon, minimum 3 carbon atom होनी चाहिए, इसमें 2 OH group होंगे। आयुपेक नेम इसका क्या होगा? So इसका नाम होगा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। 2 OH ग्रुप है, 1 कार्बन 1, 2, 3 सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर क्या मौजूद है? OH ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, या कॉमन नेम इसका है ग्लिसरल्डिहाइड। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट शुगर। इसके बाद कार्बन एटम की तादाद 4 भी हो सकती है, जिस तरह 1, 2, 3, 4। नाउ इट इज नोन एज टेट्रोस शुगर। कार्बन एटम की तादाद 5 भी हो सकती है, ठीक है। इट इज नोन एज पेंटोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस, पेंटोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस। नाउ इट आल्सो कंटेन मोर देन 1 OH ग्रुप। इसमें भी एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हैं, 3 OH ग्रुप, यहां भी है, यहां भी है।
इस वजह से इट इज आल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी या ट्राईहाइड्रोक्सियल्डिहाइड, एंड दिस वन इज आल्सो नोन एज ट्राईहाइड्रोक्सियल्डिहाइड, बट द कार्बन एटम are 5, that's why it is known as pentose sugar. The carbon atom is 4, that's why this trihydroxyaldehyde is known as tetrose, because it contains 4 carbon atom. Now the most common monosaccharides are glucose and fructose. Glucose contain 6 carbon atom. The molecular formula of both these two monosaccharides is C6H12O6, C6H12O6, but one is known as aldose sugar because one contain aldehyde functional group, while another is known as ketose sugar because it contain ketonic functional group. आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनोसैकेराइड्स, ये ज़्यादातर इनका जो स्टेबल स्टेट है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका है, लीनियर नहीं है। तो साइक्लिक, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये किस तरह बना है बेटा? तो देखें, मैंने इन कार्बन नंबर को क्लासिफाई किया है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कैसे इनका बॉन्ड बनेगा? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 का बॉन्ड कैसे बनेगा? इनमें से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा। तो ये कार्बन 1 इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसका H इसके O के साथ कंबाइन हो जाएगा। देखें, ये C H अटैच है, साथ में ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होकर OH बना लेगा, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर इस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है? इसके साथ क्या अटैच है? इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ कार्बन अटैच है, और उस कार्बन के साथ क्या अटैच है? उस कार्बन के एक साइड पर क्या अटैच है? CH2OH, और दूसरे साइड पर क्या अटैच है? CHOH, फिर उसके साथ CHOH, फिर इसके साथ CHOH। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है ये C सिंगल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन OH जो बना है इसके साथ, तो वो इस हाइड्रोजन की वजह से बना है। ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है, तो ये 6 मेंबर रिंग बन जाता है। नाउ फ्रक्टोज में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन कार्बन नंबर 2 इस कार्बन के साथ कंबाइन होगा कार्बन 5 के साथ, और जब ये कंबाइन होंगे तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगा। ये 6 मेंबर रिंग बनता है और ये 5 मेंबर रिंग बनेगा, क्योंकि यहां ये कार्बन इस कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन कंबाइन होते हैं, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है सेकंड कार्बन के ऊपर। तो कितने कार्बन रिंग का हिस्सा बनेंगे? 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर 5 कार्बन रिंग का हिस्सा बनेंगे और एक ऑक्सीजन हो जाएगा। तो फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर बनेगा और ग्लूकोज का 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपको बताता चलूं कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को इसका दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रोज, और इट इज नोन एज ग्रेप शुगर। इट इज फाउंड इन हनी और इन वेरियस फ्रूट्स। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको यूज करते हैं। ग्लूकोज इज आल्सो फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, दोनों स्टेट में ये पाया जाता है। इसी तरह जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को हम अमूमन यूज करते हैं कहां पर? कन्फेक्शनरीज में, बेकरी में, ठीक है। किस लिए? एज अ स्वीटनिंग एजेंट। किस तौर पर इसको यूज किया जाता है? स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर वाटर सोलुबल।
Monosaccharides are water soluble carbohydrates and they are sweet in taste. Now come towards the second kind of carbohydrates, that is known as बाइसैकराइड्स या ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स में जिनको ये किस तरह बनते हैं, ये बनते हैं मोनोसैकराइड्स के कॉम्बिनेशन से। जब दो मोनोसैकराइड्स कंबाइन हो जाएं उसको कहते हैं बाइसैकराइड्स। जब 3 मोनोसैकराइड्स कंबाइन हो जाएं उसको कहते हैं ट्राइसैकराइड्स। जब 4 मोनोसैकराइड्स कंबाइन हो जाएं उसको कहते हैं टेट्रासैकराइड्स, या सिंपल दीज आर नोन एज ओलिगोसैकराइड्स, जिनमें मोनोमर्स की तादाद मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 तक हो सकते हैं। 2 to 10 मोनोसैकराइड्स आपस में कंबाइन होके बाइसैकराइड्स या ट्राइसैकराइड्स या जिसको हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं वो बनते हैं। ये किस तरह बनते हैं ओलिगोसैकराइड्स? दीज आर फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, या दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। दो मोनोसैकराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं, इसके बीच में से क्या एलिमिनेट होगा? इसके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं इसके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और इस लिंकेज को क्या कहते हैं? दिस लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच ये लिंकेज बन गया है, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज? मोनोसैकराइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं ये ओलिगोसैकराइड्स बनाते हैं। ओलिगोसैकराइड्स बनते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर और बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हम कर लें तो इसके दोबारा मोनोसैकराइड्स बनेंगे। डिहाइड्रेशन पर मोनोसैकराइड कंबाइन होंगे तो डिहाइड्रेशन पर बाइसैकराइड्स बनेंगे या ओलिगोसैकराइड्स बनेंगे। लेकिन अगर उसकी हाइड्रेशन कर लें तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे मोनोसैकराइड्स में। इसका मतलब क्या है? ओलिगोसैकराइड्स को हम मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। अब बेटा, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा माल्टोज। लेकिन अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन हो जाएं तो फिर उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब कंबाइन हो जाएं तो उससे बनेगा सक्रोज। मतलब क्या हुआ? अगर हम सक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर लें तो फिर इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें तो फिर माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या बनेगा? माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज हासिल होगा। नाउ कम टू द अनदर काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज नोन एज पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स मीन के ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 10 to ऑनवर्ड जितने भी हैं 10 to ऑनवर्ड मोनोसैकराइड्स आपस में कंबाइन होंगे। मोनोसैकराइड्स आपस में कंबाइन होके क्या बना लेंगे? पॉलीसैकराइड। और अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस कर लें, अगर हम पॉलीसैकराइड्स की क्या कर लें? पॉलीसैकराइड्स की हाइड्रोलिसिस कर लें तो ये हमें क्या देगा? मोनोसैकराइड्स देगा। नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स देगा। ठीक है। और अगर हम मोनोसैकराइड्स यूनिट्स को कंबाइन कर लें और इससे डिहाइड्रेशन हो जाए, जिनमें मोनोसैकराइड के n की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 10, तो इससे जो हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स की जो सिंपल एग्जांपल हमारे बुक में है वो है क्या? स्टार्च एंड ग्लूकोज, स्टार्च एंड या सेलुलोज।
इन दोनों का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लेते हैं वो क्या है, C6H10O5 होल N। These are amorphous solid. These are amorphous solid, insoluble in water. These are amorphous solid which are insoluble in water, and these are tasteless. मतलब इसकी स्वीटनेस नहीं होती। Why they are insoluble in water? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का पानी में सॉल्युबिलिटी के लिए रीजन क्या है, OH ग्रुप। तो इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट है वो विद इन द, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट है, ये कहाँ आ जाता है, ये विद इन द रिंग आ जाता है, इनसाइड द रिंग, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन वाला पार्ट ऊपर होता है और OH पार्ट विद इन द रिंग आता है। तो पानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से वो पानी में ये इनसोल्युबल है। इस तरह इनका फंक्शन, पॉलीसैकेराइड्स बहुत या कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये, तो ये तो हमारे सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर हम यूज करते हैं और एनर्जी सोर्स के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। सपोर्टिंग और एनर्जी के लिए इसको प्लांट यूज करते हैं और एनिमल इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाउ प्लांट ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है और स्टार्च जो कॉमन है वो है एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो एनी प्लांट्स हैं मतलब उनका ज्यादातर वो स्टार्च, पॉलीसैकेराइड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और स्टार्च, ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं मोर देन 10 यूनिट्स, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं हेवी मॉलिक्यूल में जिसको हम कहते हैं स्टार्च। और स्टार्च ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फिर अदर आइसोमर्स हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। और एनिमल मोनोसैकेराइड्स ये होगा, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो एनिमल जो पॉलीसैकेराइड्स स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर किया जाता है, लिवर एनिमल में और मसल्स में ये स्टोर करते हैं। सो बेटा दिस इज समथिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ मोनोमर्स, कुछ ओलिगोसैकेराइड्स हम उसको कहते हैं, और अगर कार्बन एटम की तादाद या मोनोमर्स की तादाद या इनकी वैल्यू या जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो ज़्यादा मिकदार में आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट वी यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। That's why it is known as either it is monosaccharides, oligosaccharides or polysaccharides. They provide energy to the body of organism. They are used as a structural element. ये structural property provide करता है सेल को, तो इस वजह से इसकी बहुत अहमियत है एनिमल के बॉडी में भी और प्लांट्स के बॉडी में भी। ठीक है, that's why these are known as fuel of life. Carbohydrates is known as fuel of life because it provide energy which is utilized in various metabolic activity. अब तक के लिए इतना ही था, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।